जय हिंद साथियों, मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं सुशांत रावत आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो साथियों, दो लाइनें आप सभी के लिए। तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी तो नहीं। तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी तो नहीं। तो साथियों, आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था क्रिया। क्रिया क्या होती है? किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे खाना, पीना, सोना, ये सभी शब्द क्या हैं? क्रिया शब्द हैं। इसके बाद साथियों, मैंने आप लोगों को बताया था कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होता है अकर्मक, एक होता है सकर्मक। इसको भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था। और साथियों, संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है। और हम बात करें संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। इन 8 में से हम 2 को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। एक थी इसमें संयुक्त क्रिया और दूसरे नंबर पर थी इसमें पूर्वकालिक क्रिया। इन दोनों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था और बहुत ही अच्छे तरीके से इनको समझा था। अब आप लोगों को मैंने जितना भी पढ़ाया है उनका आप लोग अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं या नहीं, ये मुझे आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर बताएंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसका रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें और पीवाईक्यू क्वेश्चनों को लगाएं। ठीक है। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है इसके बारे में हम जान लेते हैं। जब वाक्य में 2 कर्ता हों और दूसरे कर्ता द्वारा काम किया जाए तो इस कंडीशन में किस क्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं जिससे आप लोगों के बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जैसे हमारा पहला उदाहरण है, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। ये क्या है साथियों? एक वाक्य है। ठीक है। इस वाक्य में आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2 कर्ता हैं, एक है मैंने और एक है रमेश। इन दोनों में से काम कौन कर रहा है? रमेश काम को कर रहा है। ठीक है। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, तो रमेश इसमें पत्र लिख रहा है। और यही हमारी परिभाषा कह रही है कि जब वाक्य में 2 कर्ता हों और दूसरे कर्ता द्वारा काम किया जाए तो इस कंडीशन में कौन सी क्रिया यूज होती है? प्रेरणार्थक क्रिया यूज होती है। लिखवाया इसमें क्या है? एक प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि साथियों इसमें कौन काम कर रहा है? सेकंड कर्ता काम कर रहा है। कौन? सेकंड कर्ता काम कर रहा है। इस वाक्य में साथियों आप लोग एक चीज और देख पा रहे होंगे कि मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, मतलब मैं रमेश को प्रेरणा दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? प्रेरणा दे रहा हूं कि आप पत्र लिखो। इसीलिए तो साथियों इस क्रिया का नाम क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। अब साथियों इसको हम दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सुशांत सर ने छात्रों से पौधे लगवाए। ये क्या है साथियों? ये एक वाक्य है। क्या है? एक वाक्य है। इस वाक्य में आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2 कर्ता हैं, एक सुशांत सर और एक छात्र। इन दोनों में से काम कौन कर रहा है? छात्र काम कर रहा है। छात्र पौधे लगाने का काम कर रहा है और किसकी प्रेरणा पे कर रहा है? सुशांत सर की प्रेरणा पे कर रहा है। ठीक है। तो साथियों इस कंडीशन में जो क्रिया होगी वो कैसी होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अब आप लोग प्रेरणार्थक क्रिया को पहचानने में कोई भी गलती नहीं करेंगे। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना तीसरा उदाहरण। श्याम ने राधा को साड़ी दिलाई। ये क्या है? एक वाक्य है। आप लोगों को बताना है कि इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है या नहीं है। इसमें मेरे प्यारे साथियों प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होगी। और क्यों नहीं होगी? तो इसका एक कारण है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि वाक्य में 2 कर्ता हों और दूसरे कर्ता द्वारा काम किया जाए तब ही प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। अब साथियों इस वाक्य को आप लोग अच्छे से पढ़ें। श्याम ने राधा को साड़ी दिलाई। तो इस वाक्य में आप देख पा रहे होंगे कि काम कौन कर रहा है? श्याम काम कर रहा है। इसमें सेकंड कर्ता काम नहीं कर रहा। इसमें
श्याम काम कर रहा है, पहला कर्ता ही कार्य कर रहा है और इसमें प्रेरणा की भी कोई बात नहीं है, तो इसलिए साथियों इसमें प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होगी। आशा करता हूं साथियों कि आप लोग यहां तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये चीज भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से जान लीजिए कि प्रेरणार्थक क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया से बनी होती हैं। मतलब प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ में कर्म आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अब साथियों हम बात कर लेते हैं कि प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती कैसे हैं। तो साथियों मूल धातु में आना प्रत्यय लगाकर तो हम प्रथम प्रेरणार्थक को बनाते हैं, ठीक है, और मूल धातु में हम वाना प्रत्यय लगाकर द्वितीय प्रेरणार्थक को बनाते हैं। अब साथियों इसको हम और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि मूल धातु में आना प्रत्यय लगाकर प्रथम प्रेरणार्थक कैसे बनता है और मूल धातु में वाना प्रत्यय लगाकर द्वितीय प्रेरणार्थक कैसे बनता है। आपको दिख रहा होगा गिर। गिर क्या है? एक मूल धातु है। जब हम इस गिर में आना प्रत्यय लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? आना प्रत्यय लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? गिराना हो जाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रथम प्रेरणार्थक बोलते हैं। इसी प्रकार जब हम गिर मूल धातु में वाना प्रत्यय लगाते हैं तो क्या हो जाता है? गिरवाना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर प्रथम प्रेरणार्थक क्या होता है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होता है। तो प्रथम प्रेरणार्थक का मतलब होता है मैं किसी सामने वाले को, जब मैं बोल रहा हूँ कि गिराना, तो मेरे सामने जो व्यक्ति खड़ा है मैं उससे कह रहा हूँ कि इसे गिराना। और जब मैं किसी दूसरे आदमी से कहूँगा तो मैं क्या कहूँगा? उसको गिरवाना। ऐसे ही तो कहूँगा, उसको गिरवाना, ठीक है। मतलब दूसरे आदमी को, किसी अन्य आदमी को मैं प्रेरणा दे रहा हूँ। यही इसका सिंपल सा मतलब होता है। अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रथम प्रेरणार्थक क्या होता है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होता है। ये भी आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रथम प्रेरणार्थक क्या है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या है। पूछेगा तो बस इतना पूछेगा कि प्रथम प्रेरणार्थक किस प्रत्यय से बनाया जाता है और द्वितीय प्रेरणार्थक किस प्रत्यय से बनाया जाता है। ऐसे ही साथियों आप लोग देख पा रहे होंगे, जग क्या है? एक मूल धातु है। उठ क्या है? एक मूल धातु है। लिख क्या है? एक मूल धातु है। जब इसमें हम आना प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बन जाता है? प्रथम प्रेरणार्थक बन जाता है, जैसे जगाना, उठाना, लिखाना। और जब इस मूल धातु में हम वाना प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बन जाता है? जगाना, उठवाना, लिखवाना। आशा करता हूँ साथियों कि आप लोग इन चीज़ों में अब कभी कोई गलती नहीं करेंगे और आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब साथियों हम देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट क्रिया को, जो कि है नाम धातु। नाम धातु क्रिया होती क्या है? वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती है उसे हम क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा को तो आप सभी लोग जानते ही हैं, जिस चीज़ को हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम क्या होता है? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इन दोनों को तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। हमारा एक चैप्टर रह गया विशेषण, इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। पर अभी के लिए आप इतना जान लो कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो साथियों नाम धातु क्रिया की परिभाषा क्या है? वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं उसको हम क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल होती है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। नाम धातु क्रियाएं बनती कैसे हैं इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। जैसे हाथ क्या है? हाथ एक संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है? एक जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। इस संज्ञा शब्द से एक शब्द का निर्माण हुआ है, उसका नाम है हथियाना। इसी शब्द को हम क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया कौन सी होती हैं? जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनाई जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रियाएं किस प्रत्यय से बनाई जाती हैं? तो एक होता है याना और एक होता है आना।
संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में याना और आना प्रत्यय लगाकर नाम धातु क्रिया का निर्माण किया जाता है। अब साथियों आप लोग सोच रहे होंगे कि आना प्रत्यय तो सर आपने अभी बताया कि ये प्रथम प्रेरणार्थक में आता है। तो हाँ साथियों, आना प्रत्यय आपका प्रथम प्रेरणार्थक में भी आता है। पर साथियों जब आना प्रत्यय आपका प्रथम प्रेरणार्थक में आता है तो उसकी कंडीशन अलग होती है। उसकी कंडीशन अलग ऐसे होती है कि वो पहली बात तो एक वाक्य में प्रयुक्त होता है। उस वाक्य में एक तो प्रेरणा की बात हो रही होगी। किसकी बात हो रही होगी? प्रेरणा की बात हो रही होगी। और दूसरी चीज, उस वाक्य में सेकंड कर्ता काम कर रहा होगा। कौन काम कर रहा होगा? सेकंड कर्ता काम कर रहा होगा। तो साथियों अब आप लोग इस चीज में कभी भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब साथियों आप लोग देख पा रहे होंगे बात क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। क्योंकि बात को हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और जब इसी भाववाचक संज्ञा में हम एआना प्रत्यय लगा देंगे, कौन सा प्रत्यय? एआना प्रत्यय लगा देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? बतयाना। क्या बन जाएगा? बतयाना। इसी को हम क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। इसी प्रकार साथियों गर्म क्या है? एक विशेषण है। क्या है? एक विशेषण है। और विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे गर्म आलू। तो आलू क्या है साथियों? एक संज्ञा शब्द है, ठीक है। इसकी विशेषता कौन बता रहा है? ये गर्म शब्द बता रहा है, ठीक है। क्या बता रहा है? ये गर्म शब्द बता रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, ठीक है। इसको अभी हम और अच्छे तरीके से समझेंगे जब हम विशेषण को पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप इतना ही जान लीजिए कि विशेषण क्या होता है। तो साथियों गर्म से क्या बन गया? हमारा गरमाना। और गरमाना हमारा क्या है? एक नाम धातु क्रिया है। और इसमें साथियों कौन सा प्रत्यय लगा है? आना प्रत्यय लगा है। ऐसे ही साथियों अपना क्या है? एक सर्वनाम है। अपना से क्या बन गया? अपनाना। और अपनाना हमारा क्या है? एक नाम धातु क्रिया है। इसमें भी कौन सा प्रत्यय लगा है? आना प्रत्यय लगा है, ठीक है। ऐसे ही साथियों दुख, ये क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। दुख को आपने कभी देखा है? नहीं देखा होगा। इसी दुख शब्द से क्या बना है? दुखाना, ठीक है। किसी का दिल दुखाना। तो साथियों दुखाना शब्द भी कैसा हो जाएगा? एक नाम धातु क्रिया शब्द हो जाएगा, ठीक है। साथियों अब आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि नाम धातु क्रिया क्या होती है। ये क्रिया साथियों जब आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी तो वो सिर्फ ऑप्शन में 4 शब्दों को दे देगा और फिर आपसे पूछेगा कि इसमें से नाम धातु क्रिया कौन सी है। अधिकतर ऐसा ही होता है। अगर वो वाक्य में दे भी देता है किसी कंडीशन में तो उसके नीचे वो अंडरलाइन जरूर करेगा, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और जब वो प्रेरणार्थक क्रिया पूछेगा तो वो पूरा वाक्य देगा, क्योंकि प्रेरणार्थक क्रिया पूरे एक वाक्य के बिना नहीं पूछी जा सकती है। इस चीज़ को आप लोग और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लगाएं। अब साथियों हम देख लेते हैं कि कृदंत क्रिया क्या होती है। जब मूल धातु में ना प्रत्यय को छोड़कर कोई अन्य प्रत्यय प्रयोग हो तो वह कृदंत क्रिया कहलाएगी। जब मूल धातु में ना प्रत्यय को छोड़कर कोई अन्य प्रत्यय प्रयोग हो तो वह कृदंत क्रिया कहलाएगी। कहने का मतलब है जब मूल धातु में ना प्रत्यय बिल्कुल नहीं हो, कोई अन्य प्रत्यय हो, तब हमारी कौन सी क्रिया होती है? कृदंत क्रिया होती है। इस क्रिया को भी साथियों एग्जामिनर आप लोगों से एग्जाम में किसी वाक्य के रूप में नहीं पूछेगा, वो सिर्फ ऑप्शन के माध्यम से पूछेगा। 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें आपसे पूछेगा कि कृदंत क्रिया कौन सी है या कौन सी नहीं है। इसको साथियों आप लोग ऐसे समझिए, चले क्या है? एक कृदंत क्रिया है। इसमें साथियों जब आप लोग मूल धातु और प्रत्यय इन दोनों को जब अलग अलग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें ए प्रत्यय लगा हुआ है।
कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? छोटी ए वाला प्रत्यय लगा हुआ है। इसी कारण से साथियों ये क्या हो जाएगी? कृदंत क्रिया हो जाएगी। ठीक है। अगर इसी में चल में अगर ना प्रत्यय लग रहा होता तो ये सिंपल क्रिया हो जाती। क्या हो जाती? एक सिंपल क्रिया हो जाती। ठीक है। इसी प्रकार साथियों खेलकर क्या है? एक कृदंत क्रिया है। इसमें मूल धातु क्या होगी? खेल, और इसमें प्रत्यय क्या है? कर। ठीक है। अगर इसी जगह पर हम इसको ऐसे लिखते खेल ना, तो ये सिंपल एक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक सिंपल क्रिया हो जाएगी। और जब इसमें हम खेल प्लस कर लगा देते हैं, ठीक है, कर प्रत्यय लगा देते हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? कृदंत क्रिया हो जाएगी। अब साथियों आप लोगों के दिमाग में एक डाउट और आ रहा होगा कि सर हमने देखा है कि कर हमारा पूर्वकालिक क्रिया में आता है। किस में आता है? अधिकतर पूर्वकालिक क्रिया में आता है। तो साथियों ये तो मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि ये क्रियाएं वाक्य के रूप में पूछी जाती हैं। पूर्वकालिक क्रिया वाक्य के रूप में पूछी जाती है। ठीक है। उसमें दो क्रियाएं होती हैं और उसमें से एक क्रिया तुरंत हो रही होती है। समझ रहे हैं ना? उसमें एक भाव होता है, वो आपसे एक वाक्य के रूप में पूछी जाती है। और जब कृदंत क्रिया आप लोगों से पूछी जाएगी तो ये आप लोगों से वाक्य के रूप में नहीं पूछी जाएगी। कोई वाक्य देके आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। समझ गए ना आप? आशा करता हूँ साथियों कि मेरी बात को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसी प्रकार साथियों खेलेगा ये क्या है? एक कृदंत क्रिया है। जब इसको हम तोड़ेंगे तो हमें दो चीज़ें प्राप्त होंगी। एक हमें प्राप्त होगी मूल धातु और एक हमें प्राप्त होगा प्रत्यय। और मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि कृदंत क्रिया कब होती है? जब मूल धातु में ना प्रत्यय ना लगा हो। ठीक है। तो इसमें ना प्रत्यय नहीं लगा है तो ये कैसी क्रिया हो जाएगी? कृदंत क्रिया हो जाएगी। आशा करता हूँ साथियों कि आप लोगों को यहाँ तक क्रिया चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और ना ही आगे होने वाली है। और क्रिया चैप्टर में ही क्या पूरी हिंदी में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथियों मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। आगे से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और हम जल्दी से जल्दी आप लोगों का कोर्स कंप्लीट करा देंगे। तो मिशन वर्दी चैनल से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद और मुझे इतना प्यार देने के लिए आप सभी को दिल से पुनः धन्यवाद। साथियों आज की क्लास में बस इतना ही था। मिलते हैं एक नई क्लास में और आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अब आप लोगों की क्लासेस डिले नहीं होंगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद,